हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। आज मैं आपके लिए जैव विज्ञान का 5वां और अंतिम भाग लेकर के आया हूं, जिसका नाम है उत्सर्जन, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर के क्लिक करें, तो सारे वीडियोस आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन को जानने के लिए जो हमने बिंदु तैयार किए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है उत्सर्जन क्या है, दूसरा है मानव में उत्सर्जन, तीसरा है मानव के उत्सर्जन अंग की संरचना, चौथा है केयूबी, पांचवा वृक्क के मुख्य भाग, छठा है वृक्कों के कार्य, सातवां अपोहन की क्रियाविधि। इन सातों बिंदुओं के माध्यम से हम उत्सर्जन तंत्र को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बिंदु, इसका नाम है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, इसको हम पारिभाषिक रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसको हम चित्र के माध्यम से किस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी हमारे शरीर में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ वेस्टेज जो होते हैं, उनको शरीर से किस प्रकार बाहर निकाला जाता है, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। दोबारा से परिभाषा को समझते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसका जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है मानव में उत्सर्जन। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, मानव में उत्सर्जन। अब हम मानव में उत्सर्जन को जानने के लिए इसको फिर पारिभाषिक रूप से समझते हैं। क्या है, एक कोशिकीय जीव इन पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, किंतु जटिल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में इस कार्य को संपादित करने के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। मानव में वृक्क उत्सर्जित अंग के रूप में पाया जाता है। इसको किस तरीके से और समझते हैं, देखिए। जो एक कोशिकीय छोटे जीव होते हैं वे जल में ही रहते हैं और अपने शरीर की सतह से ही अपने वर्ज्य पदार्थों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। इससे उनका उत्सर्जन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिक या जटिल संरचना वाले जीव हैं, इनके लिए यह संभव नहीं है। इनमें इन कार्यों के लिए, यानी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। तो मनुष्य में वृक्क, जिसको हम किडनीज बोलते हैं, यह उत्सर्जक अंग के रूप में पाया जाता है। तो उत्सर्जन किस प्रकार से मनुष्य में पाया जाता है, क्या उसके अंग होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। अगला बिंदु हमारे पास है मानव के उत्सर्जन अंग की संरचना। कैसी मानव के उत्सर्जन अंग की संरचना होती है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो मानव में उत्सर्जित अंग जो है वो है किडनीज, यानी हम वृक्क जिसको बोलते हैं। वृक्क में क्या क्या होते हैं, देखिए आप बाएं वाले चित्र में आप देख सकते हैं। वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, मूत्रवाहिनी है, वलकुट है, मध्याह्न जिसको हम बोलते हैं, और संग्रह नलिका, वेलिनाई की वाहिनी, और कैलिक्स और फेल्विस। ये विभिन्न प्रकार के इसके भाग हैं। अगर इसको हम एक शरीर से जुड़ी हुई संरचना के रूप में देखते हैं तो दाएं चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें दो हमारे वृक्क पाए जाते हैं, बायां और दायां। जो धमनी और शिराओं से जुड़ा रहता है, वहाँ एक इस संरक्षित रूप से जुड़ा हुआ रहता है कि हम उसको अलग से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसमें यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये हमारे उत्सर्जित अंग की संरचना के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसका अगला बिंदु है केयूवी। अब केयूवी क्या है, इसको हमने पहले भी बताया है। केयूवी क्या है, के फॉर किडनीज, यू फॉर यूरेटर, बी फॉर ब्लैडर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और जो लास्ट आपका यूरेथ्रा, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं। लेकिन जनरली हम इसको केयूबी के नाम से ही जानते हैं। केयूबी का मतलब फिर से आप समझते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, जिसको हम केयूबी कहते हैं। अब किस तरीके से यह कार्य करता है, आप इसके जो वर्किंग डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। देख रहे हैं कि जो लाल रंग में जो नलिकाएँ दिखाई गई हैं वे हमारी धमनियाँ हैं, और जो नीले रंग में दिखाई गई हैं वे हमारी शिराएँ हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें जो लाल रंग की जो हमने धमनियाँ दिखाई हैं, इनमें से रक्त आ रहा है और इस जगह पर वह फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका। उसके बाद शिराओं के माध्यम से वो ऊपर को वापस हृदय की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक नलिका आपको कुछ
ग्रे कलर की आप देख सकते हैं वो नीचे को जा रही हैं। यह जो वेस्टेज है वह नीचे को जो आपका यूरेथ्रा है इसमें या यूरिनरी ब्लैडर में जाते वक्त का दिखा रहा है। तो तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, 3 प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। रेड वाली में आप देख रहे हैं कि जो शुद्ध रक्त आ रहा है वो यहाँ पर छनने के लिए आ रहा है, छनने के बाद वेस्टेज नीचे को जा रहा है, जो ग्रे कलर की ट्यूब उसमें दिखाई गई है, और नीले कलर से पुनः वह छना हुआ रक्त हृदय की तरफ जा रहा है। इसमें आप फंक्शनल प्रोग्राम, फंक्शनल डायग्राम आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले हम बिंदु की तरफ, जिसका नाम है वृक्क के मुख्य भाग। इसमें जो आपने केयू भी बताया है, इसमें इसके वृक्क के यानी किडनी के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अपने इस बिंदु पर। वृक्क के मुख्य भाग दोनों चित्रों में आप आराम से देख सकते हैं। पहला वाला चित्र आपको बहुत सारी चीज़ों को इसी में क्लियर कर देगा। इसमें वृक्क के मुख्य भाग इसमें दिखाए गए हैं। इसमें पहला इसमें आप देख रहे हैं राइट रीनल आर्टरी एंड वेन्स, जो हमारे दाहिने तरफ की है धमनी और शिराएँ इसमें दिखाई गई हैं। उधर राइट किडनी यानी दाहिना वृक्क आपको दिखाया गया है। इसमें नीले कलर का आप देख रहे हैं इन्फेरियर वेना कैवा इसको बोला गया, इसको हम कह सकते हैं धमनी, मुख्य शिरा इसको बोलते हैं। दूसरा लाल कलर का आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, इसको धमनी दिखाई जा रही है। नीले और लाल में आप समझ सकते हैं, नीले वाले को हमने शिरा बोला है और इसको धमनी बोला है। और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं आप इसमें के दूसरे डायग्राम आप देखेंगे। इसमें क्या क्या और पाया गया है, लेटरल रीनल आर्टरी एंड वेन्स दिखाया गया है, उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स दिखाया है, मेडुला दिखाया गया है, और जो लेफ्ट किडनी है उसको डिसेक्शन में दिखाया, उसको सेक्शन काट करके दिखाया गया इसके अंदर की स्थितियों को। इसके बगल वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें इसके कार्य जो करने की प्रक्रिया है, जो मेडुला दिखाया गया, मेडुला को वहाँ पर विस्तृत रूप से दिखाया गया है। जो असली कार्य करने वाला जो हमारा वृक्क का भाग है वो ये है, जिसको हम ग्लैमुलर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या भाग होते हैं इसके आगे और आप देखेंगे। इसमें डिस्टल ट्यूब से पाए जाते हैं और लूप हैनल पाए जाते हैं, कैपिलर से पाए जाते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब से पाए जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो वृक्क के मुख्य भाग हैं उसमें क्या क्या होता है देखिए आप। वृक्कांड जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, इसमें वोमेन संपुट पाया जाता है जिसको वोमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। कुंडलित नलिका जिसको हम कॉन्वुलेटेड ट्यूब बोलते हैं, और इसमें एक संग्रह नलिका कलेक्टिंग वेसल्स इसको बोला जाता है, जो हमने कलेक्टिंग ट्यूब इसमें सबसे नीचे आप देख रहे हैं, नेफ्रॉन के डायग्राम में नीचे देख रहे हैं। तो यह जो होता है कलेक्टिंग ट्यूब होती है। कलेक्टिंग ट्यूब इसमें से जो वेस्टेज होता है वो हमारे ब्लैडर पर इकट्ठा होता है, जिसको हमने यूरिनरी ब्लैडर बोला, उसमें इकट्ठा होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो हम इसके भाग हैं ये इसको संपादित करने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की तरफ, जो है हमारा वृक्कों के कार्य। क्या हमारे वृक्क कार्य करते हैं शरीर के लिए, कितना इनका उपयोग होता है, इसको हम इस बिंदु के माध्यम से समझते हैं। इसमें वृक्कों के कार्य के लिए आपको दोनों फंक्शनल और दोनों वर्किंग डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। पहले वाले डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें रीनल वेन्स जिसमें जा रहा है फिल्टर्ड ब्लड आउट। फिल्टर्ड ब्लड आउट मीन्स जो रक्त संशोधित हो चुका है या छन चुका है, शुद्ध हो चुका है, वह इससे वापस जा रहा है। और दूसरा अनफिल्टर्ड ब्लड इन। अब अनफिल्टर्ड ब्लड इन का मतलब है जो बिना छना हुआ रक्त है वह अंदर आ रहा है, ठीक। और यूरेटर यूरिन आउट कर रहा है, यूरेटर यूरिन जो है उसको आउट कर रहा है। तीनों मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी आपको दिखाए। 3 फंक्शन इसमें आपको दिख रहे हैं। पहला है कि रक्त आ रहा है, वह छनने के लिए, छनने के बाद वह ऊपर वापस हृदय की तरफ जा रहा है, और छनने के बाद जो वेस्टेज है वह यूरेटर में यूरिन के रूप में बाहर आ रहा है। इसका दूसरा जो वर्किंग डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं। इसमें ग्लैमुरस जो मैंने आपको बोला वह इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह वोमेन संपुट जिसकी हमने बात करी, एक कप के आकार का होता है, उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ इसमें दिखाई गई हैं, ये छानने का कार्य करते हैं। और इसके बाद आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब है उस कलेक्टिंग ट्यूब के माध्यम से वेस्टेज बाहर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब नीचे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, जहाँ पर हमारा वेस्टेज यूरिन के रूप में इकट्ठा होता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु जो हमारा है वह है अपोहन। अब अपोहन क्या है? सारा काम तो हमारे किडनीज यानी वृक्क हमारे कर दे रहे हैं, इसके बाद अपोहन क्या चीज़ है तो इसको सबसे पहले समझते हैं। वृक्कों के सही प्रकार से कार्य न कर पाने या वृक्कों के निष्क्रिय होने पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट रक्त में ही चले जाते हैं या वापस वहाँ हृदय में पहुँच जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में जिस युक्ति के द्वारा मनुष्य
के शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसे अपवहन कहते हैं। पारिभाषिक रूप से फिर इसको हम समझते हैं। देखिए, वृक्कों के सही प्रकार से कार्य न कर पाने या वृक्कों के निष्क्रिय होने पर नाइट्रोजनीय अपशिष्ट रक्त में रह जाते हैं, जो पुनः हृदय में पहुंच जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में जिस युक्ति के द्वारा रुधिर से इन अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है, उसे अपवहन कहते हैं। अपवहन को अंग्रेजी में हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है कि शरीर से वर्ज्य पदार्थों को निकालने की कृत्रिम विधि होती है। अब अपवहन किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम अगले बिंदु यानी अपवहन की क्रिया विधि में समझते हैं। दोनों आपके वर्किंग डायग्राम हैं, किस तरीके से इसको किया जाता है इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। किस तरीके से हो सकता है, देखिए आप, अपवहन में कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें देख रहे हैं आप, इसको जो मनुष्य में जो अपवहन की प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें एक यंत्र लगा होता है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि धमनियों से रक्त को निकाला जा रहा है, इसको भेजा जा रहा है कहाँ, प्रेशर मॉनिटर पर, वहाँ पर ब्लड पंपिंग लगाया जाता है। इसमें एक प्रोटीन युक्त एक पदार्थ मिला जाता है जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉटिंग मटेरियल, जिसको हम कहते हैं हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन इसमें मिलाया जाता है, जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है, उसको मिलाया जाता है। हिपेरिन नाम का प्रोटीन इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद एक डायलिजिंग फिल्टर जो होता है उसको रखा जाता है, उसमें वेस्टेज छन करके आपका एक किसी बॉटल में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो छना हुआ रक्त है वह प्रेशर के माध्यम से फिर से आपके शिराओं के माध्यम से फिर शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर फिर एक काम किया जाता है, जिस प्रकार ऊपर आपका हिपेरिन डाला गया है और हिपेरिन डालने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है। हिपेरिन के डालने के बाद फिल्टर होने के बाद वेस्टेज बाहर निकलता है। वेस्टेज बाहर निकलने के बाद फिर से इसको शरीर में भेजने से पहले एंटी हिपेरिन डाला जाता है, जो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को आगे चलाते रहता है। इस प्रकार यह डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। मनुष्य में जो डायलिसिस की प्रक्रिया है उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो आशा है हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो आपको फिर नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।